मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपेंद्र सिंह, हिंदी व्याख्याता, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय इंदौर। छात्रों, आज हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास का जब हम विभाजन करते हैं तो हिंदी साहित्यकारों काल का विभाजन करने वाले आलोचकों और इतिहास ग्रंथ के लेखकों ने तीसरा जो काल के रूप में विभाजन किया वो रीतिकाल। रीतिकाल का सर्वमान्य समय रहा छात्रों 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। अलग अलग कवियों ने इनको अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने इसे अलंकृत काल कहा तो किसी ने इसे कला काल कहा। त्रिलोचन के द्वारा अंधकार काल भी इसको नाम दिया गया। रीतिकाल नाम इसका सर्वमान्य नाम रहा। रीतिकाल का छात्रों हम देखते हैं तो 3 उपविभाजन देखने को मिलता है। एक विभाजन तो किया गया रीतिबद्ध के रूप में, दूसरा विभाजन किया गया रीति सिद्ध के रूप में, और तीसरा रीति मुक्त के रूप में। छात्रों, अब हम बात करते हैं कि ये विभाजन किस आधार पर किया गया, इनमें क्या विशेषता इनकी अलग अलग रही होगी, क्या इनमें क्या बात रही होगी, तो इनको अलग अलग भागों में व्यक्त किया गया रीतिकाल को। तो हम सबसे पहले बात करें तो रीतिबद्ध की हम बात करते हैं तो छात्रों हमें ज्ञात होता है कि बद्ध शब्द रीति उन्हें कहा गया जो लक्षण ग्रंथ जैसे अलंकार का हो, छंद का हो, रस का हो, ध्वनि का हो, इन काव्य शास्त्रीय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, काव्य शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए, इनके व्यापक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, इनके लक्षण और उदाहरणों को प्रस्तुत करने वाले जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? रीति ग्रंथ कहा गया है। तो ऐसे ग्रंथों की परंपरा में बंधकर जिन्होंने काव्य सृजन किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। अगर हम बात करें तो रीतिबद्ध किसे कहेंगे? रीतिकालीन परंपराओं में बंधा और रीति ग्रंथों की रचना की और उनके लक्षण और उदाहरणों सहित उनकी रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में रखा गया। छात्रों, रीति परंपराओं का पालन करके। दूसरी बात आती है रीति सिद्ध परंपरा। रीति सिद्ध कवि उन्हें कहा गया जो रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, उन्होंने रीति परंपराओं का पालन जरूर किया। उन्हें क्या कहा गया छात्रों? रीति सिद्ध कहा गया। क्या कहा गया? रीति सिद्ध कहा गया। रीति मुक्त उन्हें किन्हें कहा गया छात्रों? रीति मुक्त उन्हें कहा गया न तो वो परंपराओं का निर्वहन किए और न ही उनकी रीति ग्रंथों की रचना की। मुक्त रूप से स्वच्छंद होकर स्वच्छंद काव्य का सृजन किया, उन्हें रीति मुक्त कवि छात्रों कहा गया। यानी जो रीतिकाल है उसके जो 3 विभाजन हैं, एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं। रीतिबद्ध में वो जो रीति परंपराओं में बंधे और रीति लक्षणों की ग्रंथों की रचना की, उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। रीति सिद्ध उन्हें कहा गया रीति परंपराओं का तो पालन किया लेकिन लक्षण ग्रंथों की रचना आपके द्वारा नहीं की गई, वो रीति सिद्ध। इसमें मुख्य रूप से बिहारी कवि आते हैं। रीति मुक्त के अंतर्गत हम बात करें तो रीति मुक्त के अंतर्गत वो कवि आएंगे जो न तो परंपराओं में बंधे और न लक्षण ग्रंथों की उनके द्वारा रचना की गई, मुक्त काव्य सृजन किया, स्वच्छंद काव्य सृजन किया, ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया। अब छात्रों बात करते हैं इन तीनों ही विचारधाराओं का अपना एक एक कवि प्रतिनिधि कवि हुआ, यानी उसकी काव्य सृजनता, उसके काव्य की व्यापकता के आधार पर उसको इसका प्रतिनिधि घोषित जो है इतिहास ग्रंथ के लेखकों के द्वारा किया गया। तो रीतिबद्ध की हम बात करें तो रीतिबद्ध की प्रतिनिधित्व करते हैं पद्माकर। सिद्ध की बात करें तो बिहारी रीति सिद्ध की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और रीति मुक्त की बात करें तो घनानंद रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कहे गए। ये तो हो गई हमारी तीनों काव्य परंपराओं की बात। छात्रों, आज हम इस क्लास में छात्रों बात करेंगे रीतिबद्ध की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, यानी रीतिबद्ध की क्या प्रवृत्तियां हैं और क्या विशेषताएं हो सकती है रीतिबद्ध काव्य परंपरा की। प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही चीज है छात्रों।
कोई भी प्रवृत्ति का जन्म तत्कालीन परिवेश को देखकर होता है। रीतिकाल, जब रीतिकाल का जो समय इतिहासकारों ने माना है छात्रों, उसको अगर हम अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि समस्त समय उस समय का जो है दरबारी संस्कृति का बना हुआ था और उसी संस्कृति का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर पूर्ण रूपेण दिखाई दिया छात्रों, और उन्हीं में जो है रीतिकाल की प्रवृत्तियां बनी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रीतिकाल की प्रवृत्तियों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है छात्रों लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य। छात्रों अधिकांश कवि उन्होंने लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया। सभी ने अपने अपने अनुसार किसी भी एक लक्षण को अपना मूल लक्षण मानते हुए उसके आधार पर काव्य सृजन किया। तो लक्षण ग्रंथों की बात करें तो कई परंपराएं ली गई। सबसे पहले अगर हिंदी के अंदर हम बात करें लक्षण ग्रंथ की तो हिंदी के अंतर्गत हित तरंगिणी पहला लक्षण ग्रंथ छात्रों लिखा गया। अब बात करें रीति ग्रंथ तो किसी ने ध्वनि पर लिखा, किसी ने रस पर लिखा, किसी ने छंद पर लिखा, किसी ने अलंकार पर लिखा। इस प्रकार अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर कवियों के द्वारा उस समय के कवियों के द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। जैसे ध्वनि की बात करें तो काव्य रसायन, काव्य सरोज, काव्य निर्णय आदि ग्रंथ जो है ध्वनि के ऊपर लिखे गए। रस संबंधी बात करें रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, रसराज, भाव विलास, रस प्रबोध आदि ग्रंथ जो है रस को ध्यान में रखकर किए गए छात्रों। और हम अलंकार की बात करें तो कवि भूषण, भाषा भूषण, कविकुल, कंठाभरण, शिवराज भूषण आदि जैसे ग्रंथ अलंकारों के ऊपर लिखे गए छात्रों। और छंद की बात करें तो छंदमाला, छंद विचार, छंदसार जैसी रचनाएं जो है छंद को ध्यान में रखते हुए की गई। नायिका भेद को भी ध्यान में रखते हुए हित तरंगिणी, बरवई नायिका भेद, कविकुल, कल्पतरु आदि जैसी रचना नायिका भेद को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन समय में के आचार्य कवियों के द्वारा इन लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। तो इन लक्षण ग्रंथों की इतनी प्रधानता के आधार पर रीतिबद्ध की एक विशेषता बन गई कि लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं छात्रों हम दूसरी विशेषता की। ये थी प्रथम प्रवृत्ति कह सकते हैं या प्रथम विशेषता हम कह सकते हैं। उसके बाद कहेंगे हम बात करेंगे तो आचार्यत्व की भावना, तो परंपरा कह सकते हैं या आचार्यत्व की भावना। छात्रों इसका बद्ध के जो कवि थे वो कवि बाद में पहले आचार्य कहलाए। केशव, देव, चिंतामणि, पद्माकर, भूषण आदि जैसे कवियों का उद्देश्य रहा कि जनमानस तक लोगों में काव्य शास्त्र की शिक्षा दी जाए और इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आचार्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य धर्म का पालन किया। और किसी ने अलंकार निरूपण को अपना प्रमुख साध्य माना, किसी ने रस निरूपण को, किसी ने ध्वनि निरूपण को, किसी ने नायिका भेद को, किसी ने अलंकार निरूपण को। सबने अपने अपने अनुसार अपनी स्वरुचि के अनुसार छात्रों अपनी आचार्यत्व धर्म का पालन करते हुए संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सहयोग लेते हुए हिंदी के अंतर्गत अपने आचार्य का प्रदर्शन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो हम बात करें तो रीतिबद्ध कवियों की या काव्य की दूसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्यत्व परंपरा, यानी इस युग के साहित्य को देखने पर यह प्रतीत होता है कि उसमें आचार्यत्व परंपरा की भावना प्रगाढ़ रूप से विद्यमान थी। जैसे हम कह सकते हैं इसमें कवियों में जैसे उदाहरण दिया, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। ऐसी पंक्तियां ये परिलक्षित करती है जैसे आचार्य
आचार्यत्व की भावना उन कवि और आचार्यों में मूल रूप से घर कर गई हो और उनका उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी मति के आधार पर उसका प्रदर्शन किया चाहता हूँ। अब बात करते हैं हम तीसरी आगे की जो विशेषता, तो हम पाते हैं तीसरी विशेषता के रूप में छात्रों यहाँ पर श्रृंगारिकता। जैसा कि रीतिकाल का कुछ विद्वानों ने श्रृंगार काल के नाम से भी इसको पुकारा, यानी इसका प्रधान भाव जो है छात्रों देखने को मिलता है वो श्रृंगार रस देखने को मिलता है। यानी ये श्रृंगार को कविता का प्राण तत्व मानकर और उन्होंने श्रृंगार वर्णन अपने ग्रंथों में अपने काव्य के अंतर्गत किया। यहाँ श्रृंगार इंद्रिय दमन जन्य कुंठा, शारीरिक सुख की साधना, प्रेम जन्य विलासिता, भोग की इच्छा, कामासक्ति, रूपा लिप्सा की प्रधानता आदि को ध्यान में रखकर यहाँ पर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया। छात्रों हम बात करें श्रृंगारिकता में, डॉक्टर नगेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रीतिकाल की स्नायु में बहने वाले रक्त धारा के रूप में क्या है, श्रृंगारिकता है। श्रृंगारिकता को उन्होंने क्या बताया कि यहाँ की स्नायु यानी नाड़ियों में बहने वाली रक्त के समान श्रृंगारिकता को रीतिबद्ध की एक विशेषता के रूप में बताया। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके ऐसो अंगन चारु गुराई। ये पंक्तियां हमें जो है श्रृंगारिकता का बोध कराती है छात्रों। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके ऐसो अंगन चारु गुराई। आगे हम बात करते हैं, आगे विशेषता के रूप में छात्रों हम बात करते हैं तो लक्षण ग्रंथों, आचार्यत्व परंपरा और श्रृंगारिकता के बाद अगर हम बात करें तो पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन भी इस काल की एक प्रमुख विशेषता रही छात्रों, क्योंकि प्रत्येक कवि अपने आश्रयदाता के आश्रय में रहकर और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसने अपनी काव्य कला, अपनी विद्या का इस प्रकार से प्रयोग किया है कि वो एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके। और इसी श्रेष्ठता की होड़ में छात्रों, इसी श्रेष्ठता की होड़ के कारण काव्य में कहीं न कहीं दुरूहता विद्यमान हुई है, दुरूहता आई है। और इस दुरूहता का अगर हम कारण माने तो उसके पीछे कारण देखने को मिलता है, तो वो है पांडित्य प्रदर्शन। यानी पांडित्य का मतलब अपने विद्वता का प्रदर्शन, यानी प्रत्येक कवि अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ, अपने आश्रयदाता के सामने एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ उनके अंदर मानो लगी रही। और उसी होड़ का परिणाम रहा कि उनका काव्य बहुत अधिक पांडित्य प्रदर्शन के कारण, उक्ति वैचित्र्य के कारण, उच्च कोटि के शब्दों, श्लेष आदि अलंकारों के प्रयोग के कारण दुरूहता युक्त हो गया है, यानी कठिन काव्य हो गया है। कवि केशव के लिए तो कहा गया है, कवि को दीनन चेहे विदाई पूछे केशव की कविताई, पूछे केशव की कविताई। यानी अगर हम रीतिकाल के कवियों की, रीतिबद्ध के कवियों की बात करें तो इस पांडित्य प्रदर्शन में केशवदास बहुत आगे निकले और उनके द्वारा इस प्रकार का काव्य सृजन कर दिया गया कि उनका काव्य बहुत ज़्यादा जटिल हो गया। इस कारण कुछ आलोचकों ने तो उनके ऊपर आरोपण ही कर दिया कि केशव कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं, यानी उन्होंने अपने काव्य को कठिन और दुरूह बनाया है। अब हम आगे बात करते हैं छात्रों, चार विशेषताओं के बाद अगर हम रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं की बात करें तो आगे आती है हमारे सामने अलंकारिकता। रीतिबद्ध का एक गुण अलंकारिकता भी रही, यानी जाहिर है जहां जिस काव्य का प्रधान भाव श्रृंगार होगा तो श्रृंगार को बिना सजाए उसका वर्णन अच्छा हो नहीं सकता छात्रों।
और जब श्रृंगार को सजाने का कार्य किया जाएगा, श्रृंगार को श्रृंगारिक काव्य को जब सजाया जाएगा तो उसमें अलंकारिकता का आना स्वाभाविक है, अलंकारों का निरूपण स्वाभाविक है। और उन्होंने इस रीतिबद्ध के कवियों ने तो अपने काव्य को सजाने के लिए बहुत ही अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने तो अपने अपने एक एक काव्य को सजाने के लिए कई अलंकारों का छात्रों प्रयोग किया गया है। केशव की उक्ति है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित्र, यानी कविता और कोई नायिका जो है बिना भूषणों के सुशोभित नहीं हो सकती। तो यानी कविता का उन्होंने अलंकारों को क्या माना है छात्रों? आभूषण माना है, और इसे आभूषण मानते हुए उन्होंने अपने काव्य पे कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण रीतिबद्ध काव्य को हम कह सकते हैं कि ये अलंकारिकता से युक्त काव्य है। आगे बात करें हम विशेषता की, तो भक्ति वैराग्य। छात्रों, प्रधान भाव यहाँ हमें श्रृंगार जरूर देखने को मिला, लेकिन कुछ कवियों के द्वारा अपने काव्य के माध्यम से मंगलाचरण के रूप में हम कह सकते हैं, या काव्य के मध्य कहीं भी भाग पर ईश्वरीय बोध भी कराया गया है, ईश्वर की प्रार्थना भी की गई है, और अपनी भक्ति और वैराग्य भावनाओं को भी उस निरूपण के द्वारा उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि उनके अंतर्गत किस प्रकार के भक्ति भाव विद्यमान थे। इन पंक्तियों को हम इस बात को हम इन पंक्तियों से समझ सकते हैं छात्रों। आगे के कवि रीजे तो कविताई न तो राधिका कनाई को सुमिरन को बहानो है, यानी अगर कवि मेरी प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं तो कविता है, अगर नहीं होते हैं तो मेरा तो क्या है, इस बहाने क्या हो रहा है, श्री कृष्ण और मेरे आराध्य राधिका का मैं क्या कर रहा हूँ, नाम सुमिरन कर रहा हूँ, उनको प्रसन्न कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो पंक्तियां आती है उनसे यह परिलक्षित होता है कि उनके काव्य में श्रृंगारिकता के बाद अगर कहीं दूसरा विचार देखने को मिला तो वो भक्ति और वैराग्य उनके काव्य में दिखाई दिया। भक्ति भाव और वैराग्य भाव कहीं तो मंगलाचरण के रूप में मिला, कहीं मध्य भाग में भी हमें दिखाई दिया। छात्रों, आगे हम बात करें तो प्रकृति चित्रण। छात्रों, अगर हम बात करें रीतिबद्ध के कवियों की, तो इन्होंने खुले रूप में प्रकृति का कहीं पर भी कोई चित्रण नहीं किया है, यानी प्रमुख विषय इनका प्रकृति नहीं रहा है। लेकिन चूंकि श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख विशेषता रही, नायक नायिका भेद आदि लक्षण ग्रंथ आदि ऐसी विशेषताएं रही कि इनका वर्णन करने में स्वाभाविक रूप से प्रकृति चित्रण हुआ है। कहीं उद्दीपन के रूप में हुआ है, कहीं सौंदर्य निरूपण के रूप में हुआ है, कहीं नायक नायिका भेद आदि के लिए जो है प्रकृति का चित्रण इनके द्वारा सहजता से स्वाभाविक सहयास इनके काव्य में परिलक्षित होता है। तो प्रकृति चित्रण इन्होंने कहीं प्रकृति को प्रमुख विषय बनाकर प्रकृति का वर्णन नहीं किया, अपितु सहजता से अन्य विषयों के तौर पर जहां पर भी प्रकृति आई वहां पर प्रकृति का उन्होंने चित्रण किया। तो प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में छात्रों दिखाई देता है, जिनको हम इन पंक्तियों से देख सकते हैं। डार डुम पलना बिछोना नव पल्लव को सुमन झिंगुला सोए तन छवि भारी दे, ये पंक्तियां देवकी है और उनके द्वारा प्रकृति जो है चित्रण का वर्णन इन पंक्तियों से दिखाई देता है। आगे बात करें तो अगली विशेषता के रूप में अगर हम बात करें तो जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण से तात्पर्य छात्रों यहाँ इससे तात्पर्य यह है कि रीतिकालीन कवियों ने जहां इनका श्रृंगार अलंकार लक्षण ग्रंथ ये प्रमुख विषय रहे, वीर रस आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदि इनका जो विषय मुख्य रहा, ये तो रहा। किसी ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की, किसी ने वीर काव्य लिखा, किसी ने लक्षण ग्रंथ लिखे, किसी ने जो है वैराग्य नीति आदि चिकित्सा आदि को को आधार बनाकर उन पर अपने काव्यों का सृजन किया। ये सब तो थी, इसके अलावा एक ही दृष्टि यानी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इनके द्वारा कई रचनाएं या कई काव्य पंक्तियां दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण विद्यमान है, जिसको हम इस पंक्ति से समझ सकते हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि को सुख हो कहीं देखत पावत आंसू है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं छात्रों। अष्ट सिद्धि नव निधि के सुख हुक्कई
बेखट कहावत आंसू है, यानी यहाँ पर सामान्य हुक्के को लेकर भी काव्य सृजन किया गया। तो इन पंक्तियों से ऐसा परिलक्षित होता है कि जीवन के एक दृष्टिकोण भी इनके काव्य में विद्यमान रहा। छात्रों, अब बात करते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो आगे का विशेषता इनके काव्य में देखने को मिलती। जैसा कि रीतिकालीन समस्त काव्य आश्रयदाताओं पर ही निर्भर रहा। आश्रयदाता की प्रशंसा, सीधी बात है, जिसका अन्न खाएंगे उसके गुण गाएंगे, यही उद्देश्य रीति काल के कवियों का रहा। वो जिसके भी आश्रय में रहे उनकी प्रशंसा, उनके बारे में उनको प्रसन्नचित करने के लिए काव्य का सृजन उनका मुख्य विषय रहा, मुख्य बिंदु रहा। और अपने आश्रयदाताओं की उनके द्वारा क्या की गई छात्रों, प्रशंसा की गई। जैसे भूषण की पंक्तियां हमें याद दिलाती कि शिवा को सराऊं या सराऊं छत्रसाल को, कि वो शिवा के यहाँ पर भी आश्रय में रहे और जो है छत्रसाल के आश्रम में रहे। दोनों के आश्रय का आश्रय उन्हें बहुत ही सुख कर रहा। एक दूसरे के आश्रय में उनको ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो दोनों ही आश्रयदाता पसंद है। इन पंक्तियों से यही प्रतीत होता है कि प्रत्येक कवि के द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा अपने काव्य के माध्यम से की गई है। तो एक विशेषता हमें आश्रयदाता की प्रशंसा भी रीतिबद्धकालीन काव्य में छात्रों दिखाई देती है। आगे हम बात करें शिल्प। छात्रों, शिल्प की बात करें तो इस काल की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा रही। रीतिकालीन समस्त अधिकांशतः काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया। ब्रज भाषा प्रमुख भाषा के रूप में रहा और रीतिबद्ध जो कि लक्षण ग्रंथ की रचना प्रमुख थी, संगारिकता का वर्णन था। तो इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार आदि ग्रंथों का प्रयोग करने के कारण कई बार इनकी भाषा चमत्कारिक पूर्ण भाषा का रूप भी धारण किया। और प्रमुख भाषा के रूप में तो छात्रों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ब्रज भाषा ही देखने को मिलेगी। इसको हम इससे देख सकते हैं, भाषा ब्रज भाषा रुचिरे, भाषा ब्रज भाषा रुचिरे, कहे सुमति सब कोई, कहे सुमति सब कोई, सुमति सब कोई। अर्थात सबको ब्रजभाषा पसंद रही और सभी विद्वान जनों ने इसी भाषा के अंतर्गत अपना जितना संपूर्ण काव्य वो इसी भाषा के अंतर्गत सृजन किया। इस प्रकार छात्रों, रीतिबद्ध काव्य परंपरा की हम ये 10 प्रवृत्तियां, 10 विशेषताएं, हम अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रीतिबद्ध सिद्ध मुक्त आदि में अंतर स्पष्ट करते हुए उनके बारे में उनको स्पष्ट करते हुए रीतिबद्ध की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो आपको छात्रों यही करना होगा। पहले रीतिकाल का सामान्य परिचय, कहाँ समय हुआ, इसको किन किन नामों से बुलाते हैं, फिर रीति सिद्ध रीति मुक्त तीनों को आपको डेफिनेशन करनी है। और उसके बाद आप चाहे एरो बनाकर इस प्रकार से आप वहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रीतिबद्ध काव्य परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां उनको लेकर उनको एक्सप्लेन, जो उदाहरण आपके पास है जो काव्य पंक्तियों के उनको देते हुए उनको एक्सप्लेन करेंगे। अंततः निष्कर्ष में कह देंगे। इन सभी काव्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं से पता चलता है कि रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत उनके द्वारा रीति धर्म का रीति परंपरा का पालन भी किया गया और लक्षण ग्रंथों की रचना भी की गई। इस प्रकार से कहकर आप अपने प्रश्न का पटाक्षेप कर सकते हैं। धन्यवाद।